यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जेईई मेन ऑनलाइन एलिप्स एंड हाइपरबोला क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का डिस्कशन किया था जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स। यानी जो सर्किल है वो एलिप्स की फोकाई से पास करता है। इसमें a ग्रेटर देन b है, यानी ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो से ये पास करता है सर्किल। तो ए भी डिफाइंड है और माइनस ए भी डिफाइंड है, क्योंकि हम सेंट्रिसिटी यहां से निकाल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को यूज करके। और लिखा है एंड हैविंग सेंटर एट 0,3। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सर्किल का सेंटर पता है और सेंटर से जिस पॉइंट से सर्किल पास कर रहा है, लेट्स से ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है, तो हम वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वो डिस्टेंस जो होगी वो बेसिकली रेडियस के इक्वल होगी, और रेडियस आएगी, सेंटर पता है तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है ना। लेकिन अगर आप इसका डायग्राम सोचना चाहें तो आप इसका डायग्राम भी सोच सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप एलिप्स बनाएंगे ए ग्रेटर देन बी के हिसाब से। ये ए ग्रेटर देन बी के हिसाब से आपका एलिप्स बन गया। अब बेसिकली ये जो सर्किल है वो कहां से पास कर रहा, इसकी फोकाई से। तो फोकाई हम पास करते हुए एक सर्किल हम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से वो सर्किल होगा, वो ये सर्किल है, ठीक है। तो ये सर्किल इसकी फोकाई से पास कर रहा है, उसका सेंटर क्या है 0,3 है। तो यहाँ पे कहीं 0,3 होगा, यहाँ पे ए जीरो माइनस ए जीरो। तो सेंटर हमको पता है, बस हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब तो आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर को यूज करके आप सेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, आपके पास पूरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपके पास क्वेश्चन तो हो गया लगभग। हाँ बच्चों, इसके आंसर बस मोर देन 1 में हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये माइनस ए कॉमा जीरो से भी पास कर रहा हूं, तो हो सकता है रेडियस कुछ डिफर कर जाए, लेकिन डिफर नहीं करेगी, शायद स्क्वायर रूट लेने पे सेम आ जाएगी। तो एक ही आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्किल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको कोई और मेथड से स्ट्राइक कर रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। लिखा है द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप समझते हैं, उसका लोकस निकालना है, यानी ये h कॉमा k। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स ऑन एनी टेंजेंट टू इट इज। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ द एलिप्स से मैंने क्या ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उसके फुट का हमें लोकस निकालना है। डायग्राम से तो कुछ बातें क्लियर है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रीड कर लेते हैं। The locus of the foot of perpendicular drawn from the center of the ellipse on any tangent to it is, यानी हमने क्या किया, हमने इस एलिप्स पे एक टैंजेंट ड्रॉ की, और टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका मेरे को फुट का लोकस निकालना है। तो जिसका हम लोकस निकालते हैं उसको हम h कॉमा k कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पर a ग्रेटर देन b है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन लिख लो। टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करो, उस टैंजेंट का स्लोप निकाल लो, और दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, टैंजेंट और ON, मतलब PN और ON आपस में परपेंडिकुलर होंगी, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, है कि नहीं है। तो आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, या थीटा को एलिमिनेट कर लो अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में करना चाहते हो, और बिना पैरामीट्रिक फॉर्म में करना चाहते हो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से पैराबोला में टैंजेंट की कंडीशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे c होता है a/m, उसी तरह से एलिप्स में कंडीशन ऑफ टैंजेंट होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होती है बच्चों। लेकिन ये
टैंजेंट किससे पास हो रही है, h, k से पास हो रही है, तो हम उसको h, k से पास करा देंगे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है वो दिखने लगेगी। मेरे ख्याल से सबको दिख रही है, ठीक है? क्या ये इक्वेशन सबको दिख रही है? बिल्कुल क्लियर कट इक्वेशन है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया है, हमने इसका स्लोप निकाला है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि इसका स्लोप और इसके स्लोप, ये वाला देखो, इसका मैंने स्लोप निकाला है, क्योंकि सेंटर तो हमको पता होता है ना, ओरिजिन होता है, तो स्लोप हो जाएगा k/h। तो अगर टेंजेंट का स्लोप था m, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट के, तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/m। तो k/h इज इक्वल टू -1/m, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -h/k। अब बच्चों अगर m आ गया तो m को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी पूरी h और k के टर्म्स में नजर आने लगेगी, क्योंकि आपने m को एलिमिनेट कर दिया। और अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कर रहे होते तो आप थीटा को एलिमिनेट करते। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने m को एलिमिनेट कर लिया, उसके बाद जो है स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए बाकी टर्म मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैं ले जाऊंगा तो चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो स्क्वायर करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे हम ये वाले टर्म उधर ले जाते हैं, लिखते हैं y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और आपका लोकस यहाँ पे निकल करके आ जाता है। तो बच्चों ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म से भी हो सकता है और स्लोप फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो t इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज करके कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में? उसमें लिखा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द tangent at the end points of the latest rectum to the ellipsis। तो क्या लिखा है, जो फिर से पढ़ते हैं। लिखा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the triangle at the end points of the latest rectum to the ellipsis। तो बच्चों लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट आपको पता होते हैं, ये है लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है। क्या रहा है क्वेश्चन में? द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द tangents at the end points of the latest rectum। तो बच्चों लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, करते जाओ, तो देखो क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? यस, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसी का हमें एरिया निकालना है, इसी का हमें एरिया निकालना है। अब बच्चों इसका एरिया निकालने के लिए अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसका एरिया कैसे निकालें इस क्वाड्रिलेटरल का। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर, कि वैसे तो आपने एरिया बाउंडेड रीजन में सिखा रखा था एक बार कि जब हम एलिप्स का एरिया निकालते हैं तो वो पाई ए बी आता है। याद है आप सबको? एलिप्स का एरिया क्या आता है? पाई ए बी आता है। और ट्रायंगल का भी एरिया आप जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो करने के तो खूब सारे मेथड हैं, लेकिन आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि एलिप्स का जो बाउंडेड एरिया होता है, यानी ये वाला एरिया, ये पाई ए बी होता है। एक बार मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था। इसको प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमें क्लास 12th में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं किया है आपने तो कोई बात नहीं, आप दूसरे मेथड से देख लीजिएगा। आप पहले तो ये देखिए कि लेटेस्ट रेक्टम आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेटेस्ट रेक्टम किसे कहते हैं? जो फोकस से पास करती है और एक्सिस ऑफ एलिप्स के परपेंडिकुलर होती है। अब आपके पास डाउटफुल पॉइंट क्या बनेगा कि सर ये एल पॉइंट कैसे निकाले? कई लोग ये पॉइंट ही नहीं निकाल पाते। तो हमने कहा बेटा इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है। ये जो लाइन होती है, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दिया करो। ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की? x इक्वल टू 2, क्योंकि ये फोकस से पास कर रही है। अब इस वाली लाइन को तुम क्या करो, सॉल्व कर लो इलिप्स के साथ। जैसे ही सॉल्व करोगे एक्स इलिप्स के साथ, तो तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और कई लोग तो हैं डायरेक्टली लर्न करके बैठते हैं, जैसे पैराबोला की होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a/m², 2a/m, है ना? नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं इन केस ऑफ पैराबोला, क्या होते हैं? am², -2am। वैसे ही एलिप्स के भी बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, तो वो होते हैं a²m/c, b²/c, जहां पे c होता है अंडर रूट ऑफ a² m² + b²।
लेकिन जाने दो, कौन इतने बड़े बड़े पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रखे, आप तो डायरेक्टली सॉल्व करके निकाल भी सकते हो। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एलिप्स तो पता है, एलिप्स में तो कोई डाउट नहीं है, ए ग्रेटर देन बी वाला एलिप्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। आपके पास फोकस आ गया, देखो ध्यान से, फोकस आ गया। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, टैंजेंट की इक्वेशन मैंने लिख दी इस पॉइंट पे। और बच्चों जैसे ही आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद उस इक्वेशन में एक बार x को 0 डालना, एक बार y को 0 डालना। y को 0 डालोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, x को 0 डालोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको ये ट्रायंगल तो नजर ही आ रहा है, यानी ये लेंथ आपको पता पड़ गई, ये वाली लेंथ पता पड़ गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को अब आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि अगर आप नहीं पता है तो खाली नहीं बैठेंगे, उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें लिखा है the eccentricity of the hyperbola whose length of the latest rectum is equal to 8। क्या लिखा है, the eccentricity of the hyperbola whose length of the latest rectum is equal to 8। तो हाइपरबोला की लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, सेम होती है 2b स्क्वायर बाई ए एलिप्स की तरह, वो 8 आपके पास गिवन है ना। लेकिन कुछ और भी डाटा दिया है, क्या है, कह रहा है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of the latest rectum is equal to 8। the eccentricity of the hyperbola whose length of the latest rectum is equal to 8 and the length of its conjugate axis। conjugate axis आप तो समझते होंगे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। तो इसकी लेंथ होती है 2b और ये लेंथ होती है 2a एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू, यानी 2b इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। तो बच्चों फोकाई ये होती है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस होती है 2a और 2a का हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, a। समझ में आ रहा है, डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे एलिप्स में दो केसेस होते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, वैसे ही हाइपरबोला में दो केसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल हाइपरबोला और एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब इसने कॉन्जुगेट हाइपरबोला का तो नाम लिया नहीं है, सिर्फ हाइपरबोला बोलना, तो नॉर्मल हाइपरबोला लेकर के चले। तो हमें क्या निकालनी है बच्चों, सब कुछ डाटा देने के बाद इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है। क्या क्या गिवन है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, यानी कि 2b स्क्वायर बाई ए गिवन है, कितना है 8। लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, किसके इक्वल है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है 2a। यानी कि यहाँ पर बच्चों आपके पास रिलेशन बन गया ए बी और ई में। उसके बाद आपने दूसरा रिलेशन जो सदाबहार है उसको यूज किया। बस ध्यान दीजिएगा, ये एलिप्स का क्वेश्चन नहीं है, हाइपरबोला का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हैं, आप ये यूज करेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, क्लियर है, ये यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों उसको यूज करेंगे, रिलेशन आपको ऊपर पता ही है, उसको यूज करिए। लिखा है आपके पास a इज इक्वल टू 2b बाई ई, उसको यूज करिए तो आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, और एसेंट्रिसिटी आ गई तो क्वेश्चन हो गया। यानी बच्चों यहाँ पर हमने एक खास बात क्या देखी, यहाँ पर एक खास बात देख रहे हैं हम, एसेंट्रिसिटी निकल आई, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का तो यूज ही नहीं हुआ। कमाल का क्वेश्चन है, देखा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कम डाटा पे भी सॉल्व हो जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक खास बात आपको देखने को मिली कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है उसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, यानी कि हमने कहीं भी यूज नहीं किया कि 2b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 8। चाहे तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन यूज कहीं नहीं किया। चलिए ठीक है, ओके, उसके बिना ही यूज किए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है
इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c की जगह 7√3 लिखा हुआ है, यानी कि हमें ये बात क्लियर है, ये बात हमें यहाँ से क्लियर हो रही है कि ये जो इक्वेशन है नॉर्मल की, उसमें इस नॉर्मल का स्लोप क्या है m, और y एक्सिस इंटरसेप्ट c क्या है 7√3 है, तो ये इक्वेशन ही ना। इफ द इक्वेशन इज अ नॉर्मल टू अ हाइपरबोला देन अ वैल्यू ऑफ m इज, तो तुम कहोगे सर वेरी इजी, मैंने कहा कैसे, कहोगे सर हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ना। तो यानी कि आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है हाइपरबोला में। तो सर क्वेश्चन तो हो गया ना, आपके पास सी भी गिवन है, एम अननोन है, ए और बी भी गिवन है, सब उठा करके इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास एम निकल आएगा, और एम आ जाएगा तो आपका तो आंसर आ गया ना। ये बात समझ में आई भाई? आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है तो आप उसको यूज करके कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन। क्योंकि आपके पास इस वाली इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्वेश्चन तो हो जा रहा है ना, यही तो होती है स्टैंडर्ड कंडीशन टेंजेंसी। यानी कि सी की जगह आपके क्या दिया है, ये 7√3, नहीं समझा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी में c तो आप जानते हैं ना कितना है 7√3, और c की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको यूज करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ गया देखते हैं। इसमें लिखा है if 5x plus 9 equal to 0 is the directrix of the hyperbola, then its conjugate focus is, ध्यान से देखिएगा, लिखा है if 5x plus 9 equal to 0 is a directrix of hyperbola, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, हाइपरबोला भी गिवन है, तो पूछ रहा है इसकी फोकस क्या होगी। अब बच्चों चारों ऑप्शंस देख के ये तो पता पड़ ही रहा है कि ये नॉर्मल हाइपरबोला है ना, क्योंकि फोकस तभी तो होगी इस टाइप की AE,0 टाइप की। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में वैसे डायरेक्ट कुछ नहीं है, आप फोकस डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, लेकिन चलो पूरा कर देते हैं। इधर आप बच्चों सबसे पहले आप हाइपरबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। इस हाइपरबोला की इक्वेशन को पढ़ करके कई लोग सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बार बार एकदम एलिप्स जैसा फील होने लगता है, और वो ये कहते हैं कि सर इसमें तो ए लेस देन बी है। ये वो नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि हाइपरबोला में ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी का कोई चक्कर नहीं होता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ही अलग नजर आती है, ठीक है ना। उसमें क्या नजर आएगा, अगर आपने पढ़ा है तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, तो ये आपका हाइपरबोला हो गया, आपके पास ए क्लियर है, बी क्लियर है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है x इक्वल टू ए बाई, तो a बाई ई की जगह क्या गिवन है 9/5 गिवन है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा e आ जाएगा, e आ जाएगा तो उसकी फोकस आ जाएगी। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को एक बार आप लोग चेक करिए, आंसर इन्होंने लिखा है सी पार्ट, आंसर इन्होंने लिखा है सी पार्ट। क्यों सी पार्ट लिखा, ए पार्ट भी तो लिख सकते थे, वो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होती है, यही तो होता है। तो इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन थी, इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं गिवन थी, इस वाली डायरेक्ट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस ये होता है, और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस ये होता है। तो इस वाली डायरेक्ट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस आपसे पूछा गया था, तो वो ये वाला हो, यानी कि -AE,0, तो इसलिए आपका आंसर सी पार्ट है ना। तो ये बात आपको क्लियर करनी होगी, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, और आप ये बिल्कुल देख के कंफ्यूज ना हो इन की इलिप्स की तरह कि ये ए लेस देन बी है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि हाइपरबोला में कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, उसको एक बार देख के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेडी? लिखा है लेट E1 एंड E2 बी टू एलिप्स whose centers are at the origin, यानी शिफ्टेड नहीं। The major axis of E1 and E2 lie along the x-axis and y-axis, यानी एक a greater than b वाला है, एक a less than b वाला है। Let S be the circle जिसकी रेडियस √2 है, सेंटर 0,1 है। The straight line x plus y equal to 3 touches the curve and the circle. क्या लिखा है? The straight line x plus y equal to 3 touches the curve. Which curve? वो जो आपका एलिप्स है और सर्किल। कौन सा कर्व को टच करती है? S1 वाले की S2 वाले को? S1, E1 एंड E2 एट PQR, यानी सर्किल कहां से पास कर रहा है? सर्किल पास कर रहा है पहले वाले, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किससे पास कर रहा है? S1 यानी कि E1 और E2। तो यहां पे बच्चों S1 ना होकर के S होगा, अभी चेक कर लेंगे उसको। फिर लिखा हुआ है सपोज PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3 होगा इफ E1 E2 आर द सेंट्रिसिटीज ऑफ द E1 एंड E2। तो E1 और E2 में आपको रिलेशन बताना है। क्या बता रहे हैं? रिलेशन। सबसे पहले तो बच्चों ये बात आती है कि आपके दिमाग में इसका डायग्राम बना कि नहीं बना। फिर से एक बार पढ़ते हैं। E1 and E2 be two ellipses whose centers are at origin. The major axis of E1 and E2 lie along the x-axis and y-axis respectively. Let S be the circle. The straight line x plus y equal to 3 touches the circle, touches the curves. Curves यानी कि दोनों कर्व को टच करना, एंड सर्किल। ठीक है, तो दोनों कर्व का नाम क्या है? E1 E2, S1 E1 E2 कहां पे टच करता है? PQR पे। समझे बच्चों? यहाँ पे ये शायद इसको सही कर लीजिएगा, इस सर्किल S लिखा होगा, उसके बाद E1 और E2 लिखा होगा और PQR पे कट करता है। उसके बाद P लिखा हुआ है सपोज PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। तो ये बाकी डाटा आपके पास गिवन है। तो बच्चों अगर आप डायग्राम को ट्रेस करना चाहें तो मैं डायग्राम ट्रेस करके एक आपको समझाता हूँ। जस्ट वेट। देखिए जैसे इसका अगर हम डायग्राम सोच रहे हैं तो एक ये एलिप्स ऐसा है, ठीक है, एक दूसरा एलिप्स भी है वो ऐसा है, एक ऐसा है और एक सर्किल भी है ना? एक ऐसा एलिप्स है, एक ऐसा एलिप्स है और एक सर्किल भी है, और फिर उस पर टैंजेंट भी ड्रॉ की गई है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार यहाँ एलिप्स बनाए एक बार यहाँ एलिप्स बनाए, ऐसा नहीं है डायग्राम। कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर तो दोनों के लिए एक ही होगा ना। तो आप जो पहला एलिप्स बनाएंगे वही दूसरा एलिप्स में ही बनाएंगे और फिर सर्किल भी बनाएंगे। सर्किल का सेंटर और रेडियस वगैरह गिवन है। अच्छा, यहाँ पर एलिप्स के बारे में अभी नहीं पता, तो टेंटेटिव डायग्राम बनाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन को थोड़ा जज कर लेते हैं। तो सर्किल का क्या निकल के आया बच्चों, जरा इसको जज करो थोड़ा सा। तो क्या लिखा था? लाइन जो है सर्किल को भी करती है ना। हाँ, लाइन सर्किल को भी करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 3 - x उठा करके पुट कर देना, या x इक्वल टू 3 - y, कोई भी पुट कर लेना, किसी भी वेरिएबल में सॉल्व कर लो। तो मैंने x की वैल्यू पुट कर ली, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए होंगे, यानी 1,2 1,2, यानी बच्चों P पॉइंट निकल आया। ठीक है, समझ आया? एक पॉइंट तो निकल आया। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा PQR में कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस पर समझिए। एक पॉइंट आपका निकल आया सर्किल और लाइन को सॉल्व करने। हाँ, E1 आपका ये हो गया, E2 आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है y इक्वल टू -x + 3, ये दोनों को क्या करती है? दोनों को टच करती है, क्योंकि दोनों के लिए टैंजेंट है। अब इस लाइन का स्लोप आपको क्लियर है, -1 है, और C भी आपको क्लियर है, 3 है। बच्चों मैंने इलिप्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी आपको बताए थे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप जरूर लिख लीजिए अपने आप से।
वो होते हैं a स्क्वायर m अपॉन c कॉमा b स्क्वायर बाई c। ठीक है, ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, वहां पे आपको m और c वगैरह सब पता है, तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, q और r। ठीक है, एलिप्स का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताए थे, तो उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्किल क्या, जो लाइन होती है वो टच करती है किसको, कर्व को और सर्किल। तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख दिए अभी, जहां पे वो लाइन टच कर रही होगी। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। उसके बाद बच्चों, अब आपको थोड़ा सा डायग्राम एक रफ स्पेस में बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप रफ स्पेस में एक डायग्राम बनाओगे तो आपको सारी पिक्चर वहां पे क्लियर होने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यूज होगी, स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म यूज होगा और आपके सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो हालांकि मैंने सॉल्यूशन पूरा इंडिकेट कर दिया है, बस इस क्वेश्चन में ये कमी है कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वेयर इज पी क्यू आर, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं क्या गिवन है। चलिए, लेट s इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर। ये बड़ी सी डेफिनेशन दी है, तो तुम कहोगे यहाँ पर सर डेफिनेशन यानी कि सेट के फॉर्म्स में भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, मैंने डेफिनेशन दे रखी है। एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। ठीक है, चलिए, तो लिखा है वाई स्क्वायर, कोई डेफिनेशन गिवन है, कह रहा आर प्लस माइनस वन नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। एस के चार ऑप्शन है, देन एस रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, रिप्रेजेंट करता है एलिप्स, रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला, रिप्रेजेंट करता है एलिप्स। तो ये पूछ रहा है एस रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस वन बना लेते हैं, क्योंकि केस वन केस बना करके करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस को देख करके ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस में एक बार आर को वन से बढ़ा लिया गया है, एक बार आर को जीरो से वन के बीच में लिया गया है। तो हमने सबसे पहला केस ले लिया कि आर हमारा जीरो से वन के बीच में लाई करता है। आर अगर जीरो से वन के बीच में लाई करेगा तो इक्वेशन कैसे बनती हुई आपको नजर आएगी, जरा उसको देखते हैं। इक्वेशन थी आपकी वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर। देखिए वाई स्क्वायर अपॉन कहाँ गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर। जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्वेश्चन है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन, ये मैंने लिख दिया। तो ये बच्चों, वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, ये क्वेश्चन किसकी गिवन थी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की क्वेश्चन ऐसे ही होती है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ओके बच्चों, तो मैंने उस इक्वेशन में अभी लेट कर लिया है, क्योंकि जो आर है वो जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ये भी बच्चों कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, और ये भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकाली थी। एसेंट्रिसिटी निकाली तो हमारे पास ये केस निकल करके आ गया। उसके बाद बच्चों हमने केस ले लिया कि आर आपका वन से बड़ा है, आर आपका वन से बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने नेक्स्ट केस लिया है आर आपका वन से बड़ा है। जब आर आपका वन से बड़ा होगा तो आप यहां पे थोड़ी बातें जरा चेक कर लेना कि यहां पर आपका जो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई थी वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस आर इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन। ये इक्वेशन गिवन थी। इस इक्वेशन में जैसे ही आपने आर को वन से बड़ा किया, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। ये बात देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बच्चों आर अगर वन से बड़ा होगा तो ये बात आप पहले चेक करिए, ये आपको समझ में आ रही है।
तो ठीक है बच्चों, अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो उसके बाद अब आप यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। जैसे एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो आपके कोई ना कोई ऑप्शंस आपके मैच करने लगेंगे, या तो 0 से 1 के लिए या 1 से बड़े के लिए। तो 1 से बड़े के लिए आपके लिए ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आंसर हो गया √2/r+1। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जो थीटा है आपका 0 से π/2 है और एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की जो है 2 से बड़ी है। पूछ रहा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किस इंटरवल में लाई गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, हाइपरबोला की इक्वेशन लिखिए। हाइपरबोला की इक्वेशन ये आपके पास गिवन। लिखने के बाद वहां से ए और बी सोचिए क्या होंगे आगे। उसके बाद एसेंट्रिसिटी लगाइए, जो एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है लगा लीजिए उसको। एसेंट्रिसिटी लिखा है 2 से बड़ी है, तो एसेंट्रिसिटी को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan² थीटा इज ग्रेटर देन 3, मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन √3। तो बच्चों ये आपने सोचा होगा कि हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि बच्चों हम अदर क्वाड्रेंट में तो है नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, tan थीटा इज ग्रेटर देन √3। अगर tan थीटा √3 से बड़ा है तो हम ये भी लिख सकते हैं sin थीटा इज ग्रेटर देन √3/2। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2b² a होती है। b की वैल्यू आप जानते हैं, a की वैल्यू आप जानते हैं, सब पुट कर दीजिए और उस रिलेशन को यूज करिए जो आपने ऊपर निकाला है एसेंट्रिसिटीज वाला। उसमें आपको समझ में आएगा कि जो tan थीटा है वो √3 से बड़ा है, sin थीटा √3/2 से बड़ा है, तो सारी वैल्यूज वहां पुट कर दीजिए तो आपकी लेटेस्ट रेक्टम 3 से बड़ी आ जाए। दैट मींस 3 से इनफिनिटी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे किसी क्वाड्रेंट का अदर एंगल्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एसेंट्रिक एंगल होता है थीटा वो 0 से π/2 में ही होता है सारे केसेस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, इफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ हाइपरबोला सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, ये सेंटर ओरिजिन है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है जिससे ये हाइपरबोला पास कर रहा है। If a directrix of a hyperbola centered at the origin and passing through the point is this, तो ये बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आपको गिवन है। तो पूछ रहा इसकी एसेंट्रिसिटी भी गिवन है E, तो पूछ रहा कौन सा रिलेशन है। कहोगे इसमें है क्या, इसमें तो बस आप सॉल्व करते चले जाइए, क्वेश्चन आ जाएगा E के टर्म्स में, निकाल लीजिए। तो ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, 5x = 4√5, यानी x = 4/√5। इसको लिख दो a/e से कंपेयर कर दो तो a और e में रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल हाइपरबोला की इक्वेशन लिख दो, वो पास कर रहा है उसको पास करा दो, पास कराने के बाद b और a में रिलेशन होता है उसको लगा दो। इस इक्वेशन में b और a का रिलेशन लगा दो, तो ये इक्वेशन आपकी e के टर्म्स में ऐसे बन जाएगी। अब पूरी इक्वेशन को e के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो a को भी रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ e। ये मैंने रिप्लेस कर दिया और पूरी इक्वेशन e के टर्म्स में फॉर्म हो जाएगी, आपका आंसर। चेक करिए सब, सॉल्यूशन है आपके पास।